जय हिंद दोस्तों। आज हम 14 नवंबर 2024 विजन स्नूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 13 नवंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे तो उसके आंसर्स है बी, ए, डी, डी। और ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों मेंस बेस है। प्रीलिम्स बेस आज क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बन भी नहीं रहा था जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से हो, जबकि तीनों के तीनों मेंस बेस बन रहे थे। तो आप इसको अपलोड जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम के चैट ग्रुप में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड करके दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है जो इलीगल डिमोलिशन चल रही है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, उसके रिलेटेड। सबसे पहले क्या चल रहा है, अभी हम आपने देखा होगा कि जो भी कोई क्रिमिनल है वो पकड़ा जाता है तो उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये बुलडोजर जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया है और कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया है। क्या बोला है, सबसे पहले तो देखो, लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें जुडिशरी अपना पैर नहीं घुसाती है। वो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर, कि दोनों अपने अपने स्फीयर में अलग अलग तरीके से काम कर पाए। बट अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट मिलता है कि वो किसी भी फील्ड में कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है, कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना मैंडेटरी है, कि अगर मैं लूंगा तो इससे पूरे हमारे इंडिया का फायदा ही होने वाला है, या फिर कोई कुछ भी गलत हो रहा हो और उसे लगता है कि भले ही ये मेरी फील्ड के बाहर की पावर है पर मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तो वो 142 के अंदर आता है कंप्लीट जस्टिस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है कि वो दूसरे फील्ड में भी अपने जजमेंट को सुना सकता है। अभी देखो, ये जो इलीगल डिमोलिशंस हो रहा है ना, ये सारी की सारी गाइडलाइंस तो दी है, बट ये गाइडलाइंस किसके ऊपर नहीं लागू होती है, तो कोई पब्लिक लैंड है वहां पे नहीं होगी और कोई अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है वहां पे नहीं होगी। मतलब कि कोई सरकार अपनी ही जगह तोड़ रही है तो उसमें कोई गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। और दूसरा, कोई अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है, मतलब कि परमिशन के थ्रू नहीं बनाया गया है, तो उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगी। लागू कहाँ पे होगी, कि ऑथोराइज स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई क्रिमिनल का है और आप उसको घर को तोड़ देते हो तो वो इलीगल है, कि वो आपको क्यों तोड़ना चाहिए नहीं। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। साथ ही साथ ये हमारे फंडामेंटल राइट को भी वायोलेट करता है, आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइंस क्या दी है, सबसे पहले बोला है प्रायर नोटिस, कि जिसका भी आप घर तोड़ने वाला हो उसको 15 दिन की पहले नोटिस दीजिए। फिर पर्सनल हियरिंग का मौका दीजिए उनको डिजिग्नेटेड अथॉरिटीज के सामने। और कोई ऑफिशियल जो भी आप ऑफिसर नियुक्त कर रहे हो और जो ये काम कर रहा है, उसमें वो लाइबिलिटी उस ऑफिसर की हो गई अगर वो ये काम कर रहा है, तो इसलिए ऑफिसर के अंदर रिलेक्टेंस आएगा कि भाई ये मैं काम करूँ या ना करूँ। ठीक है, फिर जो भी काम हो रहा है उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है और वीडियोग्राफी भी आपको बनानी है, ताकि एज अ प्रूफ और एविडेंस आपके पास ये चीज बनी रहे। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर को देख लेते हैं, कि देखो जुडिशरी तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फील्ड में घुस रही है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है भाई। इंडिया के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, कंपेरेटिवली स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन इट कंपेयर टू यूएसए। यूएसए के अंदर एकदम ही स्ट्रिक्ट है, वहां पे एक दूसरे की फील्ड में नहीं जा सकते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव आते हैं ना, वो भी लेजिस्लेचर से ही होके आते हैं, इसलिए नहीं है। इवन फ्रेंच जूरिस्ट थे मॉन्टेस्की, उन्होंने ही सेपरेशन ऑफ पावर की थियोरी दी थी और बोला था कि गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन दोनों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, एक दूसरे की फील्ड में ओवरलैप ना हो, वो ध्यान देना चाहिए। इवन ये मॉन्टेस्की थे जो बोले थे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये काफी फेमस डायलॉग है, बहुत सारी जगह पे यूज भी होता है। ओके चलिए, इतना काफी है, समझ गए हो राइट। मेनली हमें याद क्या रखना है, अगर इलीगल डिमोलिशन हो रहा है तो उसमें प्रायर नोटिस जरूरी है, पर्सनल हियरिंग भी जरूरी है, और राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और अगेन सेपरेशन ऑफ पावर में आता है, और 2 आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 21। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि यूनियन ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो कमिटमेंट्स उन्होंने की थी उसको। देख लेते हैं। सबसे पहले भाई कमिटमेंट की क्या थी यूनियन ने। यूनियन ने बोला था कि वो इस्टेब्लिश करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि नहीं हो रही है। फिर उन्होंने बोला था कि हम कंस्टिट्यूट करेंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक सेपरेट लेजिस्लेशन जो इसको ही देख रहा होगा, वो भी नहीं हुआ है। इवन लेजिस्लेशन ऐसा भी आने वाला था कि वो प्री एज वेल एज पोस्ट रेस्क्यू विक्टिम्स एंड उसका रिहेबिलिटेशन को ध्यान देगा, जबकि ये नहीं हो रहा है। ये प्री पोस्ट क्या, इन शॉर्ट समझ लीजिए कि मेरी किडनैपिंग हो जाती है और मुझे बचा लिया जाता है। अब
पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ, तो मेरे लिए कुछ तो रिहेबिलिटेशन जैसा कुछ होना चाहिए ना। और ये अगर नहीं है तो मेरा होगा क्या, कोई मतलब ही नहीं है ना कि मुझे बचाया क्यों बचाया, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो वो सब मेजर्स लेने थे जो कि गवर्नमेंट नहीं ले पाई है अभी तक। वो कमिटमेंट थी, नहीं फुलफिल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव इनएक्शन है कि भाई देखो, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन बिल 2018 आया, बट लोकसभा के अंदर बाद में लैप्स हो गया। फिर लिमिटेशन है एनआईए एक्ट के अंदर, एनआईए वाले जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं, बट अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद कोई विक्टिम है, उसका प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन करना है, तो वो एनआईए नहीं करता है। तो कोई मतलब ही नहीं होता है फिर से, जैसा हमने ऊपर देखा। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, जो अभी बातें हो गई। अभी स्टेटस क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मतलब ट्रैफिकिंग का। तो भाई पिछले 2018 से 22 में 10,000 केसेस आए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। और जो सेक्स ट्रैफिकिंग है वो भी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मेन मोटिव ज्यादातर यही होता है। और इवन हम अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में देखें ना, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है कि जो पहले से डिसाइडेड है कि इस तरीके से क्राइम होगा, ये सब जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें थर्ड नंबर पर आता है आफ्टर आर्म्स ट्रेड एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। thirdly आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आपको बस ऐसे ही याद रख लेना है कि थर्ड पे है और 10,000 केसेस आए हैं पिछले 4 साल में, इतना काफी होगा। मेन क्या है, एनसीआर भी जरूर कोट कीजिएगा, तो ही आपको पॉइंट मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स क्या क्या है जो डील करता है ट्रैफिकिंग को। देखो एक इजी में स्टेप बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ट्रैफिकिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, बट आपको ये तो पता है ना कि भाई बीएनएस होता है, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी। तो देखो कितने अच्छे से इन्होंने पॉइंट बना दिया है कि बीएनएस एड्रेसेस द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन। ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा। और उधर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना सोच पाओ गहरे पॉइंट। इजी इजी पॉइंट आप तुरंत लिख सकते हो, तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं, हर जगह पे आप घुसा सकते हो। फिर हमने रेटिफाई किया है यूएनसीटीओसी, मतलब कि कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि पर्टिकुलरली वुमन और चिल्ड्रन को देखता है और ट्रैफिकिंग को देखता है। फिर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ साइन किया हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अलग से यूनिट बनाया है, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, जो पर्टिकुलरली ट्रैफिकिंग को देखता है। फिर स्टेटूटरी प्रोविजन में हमने इमोर्टल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में हमारे पास आर्टिकल 23 है जो कि ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कोई क्वेश्चन एक बार पूछता है ना तो रिपीट जरूर करता है। 2-3 बार भी कोई कोई क्वेश्चन की थीम रिपीट हो गई है। और वैसे ही ये आया है हमारा क्रायोस्फीयर से लेकर। सबसे पहले तो कौन सी बॉडी ने रिपोर्ट इशू किया है, तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। एकदम इजी है, क्रायोस्फीयर और क्लाइमेट सिर्फ इंटरनेशनल आगे लगा दीजिए, हो गया। अभी क्रायोस्फीयर क्या होता है, जैसे क्राई, क्राई का मतलब क्या है, रोना, ऐसा कुछ है ना। तो अगर कोई भी जगह है जो बर्फ से ढकी हुई है और वो धीरे धीरे पिघल रही है, तो मतलब समझ लीजिए उसे आंसू टपक रहे हैं, तो वो क्रायोस्फीयर है। नाम से ही आपको मैं लिंक करवा रहा हूँ कि अगर स्नो, हमारे अर्थ में कहीं पे भी स्नो है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर वो पिघल रही है, तो वो इस एरियाज को हम क्रायोस्फीयर बोलेंगे। मतलब जरूरी नहीं है हाँ पिघलना, पिघलना तो अलग बात है, क्रायोस्फीयर जब मेल्ट होता है तो पिघलने का है। बाकी तो कोई भी एरिया जो बर्फ से ढका हुआ है अर्थ के अंदर, वो क्रायोस्फीयर का एरिया है। एरिया कौन कौन सा आएगा, तो आइस शीट, आइस कैप, ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट, ये सब क्रायोस्फीयर है। पिघले ना पिघले वो अलग बात है, वो तो याद करने के लिए मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ, वैसे मत याद रखना कि पिघले तो ही क्रायोस्फीयर। जनरली बर्फ से ढका हुआ है तो वो क्रायोस्फीयर है। फिर हिंदू कुश हिमालयाज भी है, एंटार्क्टिका भी है, ग्रीनलैंड भी है, ये सब उसके एग्जाम्पल है। अभी सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर क्रायोस्फीयर के इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होगा क्रायोस्फीयर मेल्ट होने का। सबसे पहले भाई एमॉक में फर्क पड़ेगा। एमॉक मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। जो एटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये अपना, ये अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये हो गया अपना यूरोप वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे ना एक करंट बहता है जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहां से पानी को पोल्स तक लेके जाता है, गर्म पानी को, और जो ठंडा पानी है उसको नीचे से लेकर आता है। तो पूरे अटलांटिक ओशन में ऐसे पूरा टर्न होता है। ठीक है, तो पूरे अटलांटिक ओशन में ना ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, ये एमॉक, हमने पहले बात की हुई है।
तो अगर ये पानी ज्यादा सॉरी ये बर्फ ज्यादा मेल्ट होती है तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी आ जाएगा इस समंदर के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर। तो ये जो साइकिल चल रही है ना एमॉक की, वो वीक हो जाएगी। और साथ ही साथ एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट है, वो भी स्लो हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सेम जैसे अमॉक है वैसे ही एसीसी है, उसका भी काम वही है, टेम्परेचर मेंटेनेंस करना, कि पानी इधर उधर होता है गर्म ठंडा, उससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर इंक्रीज परमाफ्रॉस्ट थॉविंग। परमाफ्रॉस्ट थॉविंग मतलब क्या है, जो भी परमाफ्रॉस्ट है, अगेन परमाफ्रॉस्ट क्या है, क्रायोस्फीयर का पार्ट है। तो परमाफ्रॉस्ट अगर कम होता जा रहा है, मतलब कि उसकी जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है और पीछे आपको सिर्फ क्या छोड़ रहा है, तो वाटर एंड सॉइल, तो इसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट थोइंग, कि उसको कम होना। तो ये भी बढ़ती जाएगी और ये क्या होगा, अगेन ग्लोबल में, पूरे ग्लोबल क्लाइमेट में अफेक्ट करेगी। फिर भाई डिक्रीज होती जाएगी आपकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी। रिफ्लेक्टिव एबिलिटी मतलब आप अल्बीडो लिखिए। अल्बीडो क्या होता है कि किसी भी चीज की रिफ्लेक्टिव एबिलिटी कितनी है, मतलब ये बर्फ है तो उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो कितनी सनलाइट ये रिफ्लेक्ट कर सकता है वापस, उसको बोलते हैं अल्बीडो। तो अगर बर्फ खत्म होती जाएगी तो अल्बीडो एबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि बर्फ नहीं है तो रिफ्लेक्ट कैसे करोगे आप, जमीन रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, तो सेम कम हो जाएगी। और इसी के चलते अगेन आपका ओजोन डिप्लीशन भी होगा, CO2 का इमिशन भी बढ़ जाएगा, और एट लास्ट रिस्क हो जाएगा कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स का, क्योंकि बर्फ पिघल रहा है तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो ओशन का लेवल बढ़ता जाएगा, और ओशन लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स भी आ जाएंगे। कॉमन सेंस है, राइट। यही यूपीएससी ने पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा था 2017 में, आपको आंसर करना था। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप अपना दिमाग लगा के भी बता सकते हो कि अगर क्रायोस्फीयर खत्म हो रहा है तो उसका क्या क्या चीजें हो सकती है। आप ना इसको लिखिएगा जरूर, मैंने नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक दो का तो मैं एवेल्यूट कर ही लूं। अभी रिपोर्ट ने क्या बोला है भाई, सबसे पहले एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ आइस शीट हो रहा है, कि 30 मिलियन टन ऑफ आइस पर आवर मेल्ट हो रही है सिर्फ ग्रीनलैंड की आइस शीट में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 30 मिलियन टन, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में, और वो भी सिर्फ ग्रीनलैंड की हम बात कर रहे हैं। फिर सी लेवल राइज होता जा रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होते जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंट एग्जांपल है वेनेजुएला का ग्लेशियर। पिछले साल नहीं, शायद इसी साल वेनेजुएला का ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, हमबोल्ट ग्लेशियर। हमबोल्ट, अभी वो ग्लेशियर है ही नहीं, पहले वो ग्लेशियर होता था, बट वो अभी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, खत्म ही हो चुका है वेनेजुएला का, इसलिए न्यूज में भी था। और इसीलिए 2024 में वेनेजुएला का क्वेश्चन भी आया था, डायरेक्टली हमबोल्ट ग्लेशियर से नहीं आया था, बट इनडायरेक्टली आया था कि भाई वेनेजुएला के पास ये रिसोर्सेज है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अभी आरबीआई ने रिलीज किया है लिस्ट ऑफ न्यू डीसिब। डीसिब मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसका क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी ऐसी बैंक जिसकी जो टोटल साइज है वो जीडीपी के इक्वल या फिर उसके 2% के आसपास है, मतलब 2% या मोर देन 2% या फिर 2% है, तो उसको हम डीसिब बोलेंगे। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि भाई इंडिया की जीडीपी अगर 100 रुपए है और एसबीआई अपनी बैंक है, अगर उसके टोटल वो 2 रुपए कमा रही है, मतलब 2% हो गया, तो वो डीसीब है। हमारे यहाँ पे अभी अभी जो लिस्ट रिलीज की उसमें कौन कौन सी डीसीब आई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब हमारी डीसिब है। ठीक है, डीसिब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है टू बिग टू फेल। डीसिब का दूसरा देखें तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती है ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस ज्यूरिडिक्शन एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इंटरकनेक्शंस। जो बेसल कमेटी की मीटिंग हुई थी, बेसल में ही हुई थी, वहां पे ही उसके फ्रेमवर्क को सब डिसाइड किया गया था। ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अभी देखो बैंक्स की ना टोटल 5 बकेट्स होती है, बेसल में ही डिसाइड हुई थी हमारी 5 बकेट, जो भी डीसिब में जाता है ना। अभी जो फर्स्ट बकेट में, ये जो बकेट बकेट मैं समझाता हूँ आपको, 2 सेकंड बस रुकिए, बकेट को हल्का सा 1 सेकंड रट्टा मार लीजिए कि बकेट 1 में जिसको रखा जाता है ना, उसका मतलब क्या है कि उसको लोएस्ट टियर 1 कैपिटल को मेंटेन करना है, और बकेट 5 में जिसको रखा जाता है उसको हाईएस्ट टियर 1 कैपिटल को मेंटेन करना है। अभी क्या कैपिटल होता है वो समझा देता हूँ मैं, उससे पहले नीचे का देख लेते हैं कि जैसे हमने डी सिप देखा ना, वैसे ही कोई फॉरेन बैंक है, मतलब विदेश की कोई बैंक है जिसकी ब्रांच इंडिया में है, और अगेन वो 2% ऑफ जीडीपी क्रॉस करती है, मतलब जो बेसल अपने जो डीसिप का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है, तो उसको हम डीसिप नहीं बोलेंगे बल्कि जी सिप बोलेंगे, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, क्योंकि ये फॉरेन की बैंक थी, राइट। और ये जो डेटा होता है जी सिप का वो कौन रिलीज करता है,
तो वो रिलीज करता है एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। देखो अभी दो चीज आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। सबसे पहले जीसिब क्या है और डीसिब क्या है। फिर जीसिब का कौन रिलीज करता है लिस्ट, तो एफएसबी करता है। जबकि डीसिब का कौन रिलीज करता है, डीसिब का तो आरबीआई करता है, और जीसिब का एफएसबी करता है, एफएसबी। डन है। अभी मैं समझाता हूँ जो मैंने कैट 1 कैट हाई बताया वो क्या चीज है। अभी देख लीजिए CET1, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, नीचे आ जाइए। अभी देखो कोई भी बैंक अगर काम कर रही है तो उसमें बहुत सारे उसके जो एसेट होते हैं, उसके एसेट क्या है, जो वो किसी को अगर लोन दे रहा है, मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अगर मैं एसबीआई हूँ और मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, तो उस लोन से मुझे तो पैसा मिलने वाला है, राइट। एसबीआई को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो मेरा हो गया एसेट, एसेट होगा। अभी कोई कोई एसेट ऐसे भी होते हैं ना जो कि रिस्क वाले हैं, कि भाई मैंने मगन को पैसा दे दिया, कोई श्योरिटी नहीं है वो मगन मुझे वापस देगा या नहीं देगा, मतलब वो एनपीए होता जा रहा है, समझिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता जा रहा है। तो वो हो जाएगा मेरा रिस्क वेटेड एसेट, कि इसके अंदर काफी रिस्क है भाई। एनपीए ना भी हो तो भी रिस्क तो होता ही है हर एक के अंदर, कि ये पैसा वापस देगा या नहीं देगा, वो रिस्क होता है। तो ऐसे ही जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं ना, उसके कंपेयर में हमें, तो इस रिस्क वेटेड एसेट को टैकल करने के लिए बैंक रखती है कैपिटल, अपने पास कैपिटल रखती है, कि अगर गलती से भी ये बंदा पैसे ना चुकाए ना, तो इसके लॉस को हम टैकल कर पाए, मतलब इसके लॉस को मैं ऑब्जर्व कर पाऊं, उसके लिए मेरे पास कुछ पैसे पड़े हो साइड में। तो देखिए अगर मेरे रिस्क वेटेड एसेट 100 रुपए के हैं, तो उसके सामने मुझे कुछ परसेंटेज, 100 के 100 नहीं, बट कुछ परसेंटेज मेरे पास टीयर कैपिटल रखना पड़ता है। समझ लीजिए कि 6% की लिमिट है, तो 100 रुपए के सामने मुझे 6 रुपए रखने हैं बचा के। दैट्स इट, यही होता है टीयर कैपिटल। अभी इस टीयर कैपिटल में भी हमने कैटेगरीज की हुई है, कि टीयर 1 कैपिटल, फिर टीयर 2 कैपिटल, और टीयर 1 और 2 के बीच में एडिशनल टीयर 1, ये हमने पहले भी बात की हुई है, AT1। ये वैसे सारे की बात की हुई है, पर मैं भूल गया हूँ कौन सी तारीख में थी, वरना मैं मेंशन कर देता कि भाई ये तारीख को बात की थी। तो देखो टीयर 1 कैपिटल कौन सा होगा, जो बड़ा कैपिटल है, जो फिक्स है, जो स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, कि वो मैं कभी भी बेचूं ना तो पैसा आ सकता है, बट ये स्टेबल है, इसके अंदर शेयर आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं, कंपेरेटिवली ये इक्विटी आ सकती है, बहुत स्टेबल होता है। फिर एडिशनल टीयर 1 होगा, अगेन इसके अंदर बॉन्ड्स, शेयर्स आ जाएंगे। फिर भाई टीयर 2 के अंदर वो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होगा, कि आप जब भी चाहो थोड़ा बहुत इधर कर सकते हो। बंदे को सबसे पहले क्या यूज करना है, कि भाई टीयर 1 यूज कर लो फिर खत्म होता है तो एडिशनल टीयर 1 कर लो, फिर खत्म होता है तो टीयर 2 कर लो, ऐसे ही यूज करना है, ठीक है। दैट्स इट, समझ गया आप। रिस्क वेटेड एसेट जितने भी हमारे पास पड़े हुए हैं, उसका सामना करने के लिए हम बनाते हैं अपना एक टीयर कैपिटल अलग से, कि अगर कोई रिस्क हो जाता है ना तो उसका हम टैकल कर पाए, सामना कर पाए। और फिर इसी के अकॉर्डिंग जो पैसा हमारा निकलता है, मतलब ये देखो ये रिस्क वेटेड एसेट मैंने यहाँ पे लिखे, फिर उसके ऊपर हमने लिखा है T1 T2 कैपिटल, और फिर इससे जो भी मेरा रेशियो निकला ना, उसको मैं बोलूंगा CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जिसका मतलब क्या है कि मुझे कितना पैसा बचा के रखना है मेरे रिस्क वेटेड एसेट के सामने। गॉट इट। और जिसका CAR अच्छा है, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, वो बैंक ज्यादा अच्छी है, और जिसका बुरा है वो बैंक बुरी है। इसलिए इसका हमने क्राइटेरिया रखा है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हर एक बैंक को कितना रखना पड़ेगा। और ऊपर भी हमने क्या बात की थी, जो बेसल की बात थी, कि जो बकेट 1 में है उसको लोवेस्ट CET रखने चलेगा, और जो बकेट 5 में है उसको हाईएस्ट CET रखना पड़ेगा। दैट्स इट। ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दी है। रिस्क वेटेड एसेट क्या रहता है, कि मिनिमम अमाउंट कैपिटल साइड में रखना है, कोई भी बंदा अगर लोन देता है उसके सामने, कि वो अगर चुका ना पाए तो हमारे पास कुछ पड़ा हो पैसा। और फिर CET1 मतलब कॉमन इक्विटी टीयर 1, उसमें कुछ पैसा हमने साइड में रखना है, जो कि स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, जो कि हमारे कोई भी इमीडिएट लॉस होता है उसके सामने पड़े रहते हैं। अभी आगे देखते हैं। फिर है हमारा, देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना। ये ऑलरेडी 2018 में पूछा गया है, सेम चीज यहाँ पे बताई गई है, कि बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए न्यूज में था। चीज क्या है ये बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। सबसे पहले तो आइंस्टाइन को पूरा का पूरा हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ बॉस स्टैटिस्टिक रखिए। तो भाई जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने ना पार्टिकल्स, जो बिहेवियर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं, उसके रिलेटेड थियरी दी थी, क्वांटम थियरी। तो उसी के रिलेटेड उसका नाम पड़ा। देखो बोस है ना, बोस,
तो जो उन्होंने जिसकी थियरी दी थी ना, उनके नाम को भी हमने क्या बोला, बोसॉन। यहाँ पे देख लीजिए बोसॉन, ठीक है। कि इन्होंने जो थियरी दी, जो पार्टिकल्स की उन्होंने खोज की थी, भाई ऐसे भी पार्टिकल के फॉर्म होते हैं। पूरा पार्टिकल नहीं नया बनाया था, बट ऐसा उसका स्टेट ऑफ मैटर बताया था कि ऐसा भी होता है। तो उसको, वो जो मैटर होता है, वो जो स्टेट होता है, उसको हमने बोसॉन नाम दिया। किनके नाम के बेस पे, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से। और फिर इसी थियरी को बाद में जाकर आइंस्टाइन जी ने स्टडी किया। आइंस्टाइन ने स्टडी किया, इसलिए उस बाद में जो स्टैटिस्टिक बना उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बोस ने, उन्होंने बनाया था पहली बार, फिर आइंस्टाइन ने उसे स्टडी किया और फिर जाके कंप्लीट थियरी बनी, जिसको हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब ये चीज क्या है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई ये कलेक्शन है जो कि नॉन इंटरैक्टिंग और इनडिस्टिंग्विबल पार्टिकल्स के बारे में देखता है और डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करता है। ओके, नहीं समझ आया होगा डेफिनेटली। नीचे से समझाते हैं। बोसोन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, बोस-आइटन स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल बोसोन के नाम से जाना जाता है। और बोसोन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फोटोन और ग्लूऑन। अभी समझाना शुरू करता हूं मैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया, ये इसको हटा दो। आपको ये तो पता चल गया कि कुछ बोसोन करके है, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, उसके हमने दो कैटेगरीज बनाई है। एक है फोटॉन्स और दूसरा है ग्लूऑन्स। अभी देखो ग्लूऑन, यहाँ पे भी है ग्लूऑन। ग्लूऑन से में आपको ग्लू दिख रहा है ना, ग्लू। ग्लू क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। ग्लू मतलब जो आप गम लेते हो, फेविक्विक, फेविकॉल, वैसे ग्लू क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो यस, ये जो ग्लूऑन है ना, वो जो हमारे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सबको किसी एक एटम में जोड़े जो रखता है, जो ग्लू जोड़े रखता है ना, वो ग्लूऑन होता है। वो हमें पता नहीं था पहले, बट अब पता है, राइट, कि उनको भी कुछ जोड़े रखने वाला होता है, वो ग्लूऑन होता है। तो दैट्स इट। देखो ये जोड़े रखता है, अगर गम जोड़े रखता है तो उसका वजन तो होगा ना। यस, ग्लूऑन का वजन होता है। तो ग्लूऑन हैज अ मास, दैट्स इट। और क्या इसके अंदर एनर्जी होती है? नहीं, एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है। ओके, तो ये जोड़ने का तो हमने देख लिया। तो एनर्जी किसके अंदर होगी? एनर्जी होगी इस फोटोन के अंदर। अभी जो हम लाइट देखते हैं ना कि भाई सन रेज आ रही है, बहुत ज्यादा धूप आ रही है, ये वो कुछ भी हो, जो भी हम लाइट देख रहे हैं, प्रकाश जो भी आ रहा है, वो सारे के सारे प्रकाश के अंदर होता है हमारा फोटोन। सो फोटोन क्या है? कुछ भी नहीं है, जो हम डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में जो लाइट महसूस कर रहे हैं, वो फोटोन है। और इसी को हम एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट इज जस्ट एनर्जी, राइट। तो बस फोटोन एनर्जी है, जिसको हम रोजमर्रा में देख ही रहे हैं। और इस एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, उसको जो जोड़े रखता है, वो क्या है? तो वो है ग्लूऑन्स। दैट्स इट। अभी इसी के ऊपर ना इन्होंने कोई खोज कर दी थी कि ये दोनों को हम, लाइट को, मतलब उस एनर्जी को और उसके पार्टिकल से, उसको हम जोड़ के रख सकते हैं और एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो लेजर यूज होती है, वो कैसे यूज होती है? एकदम ऐसा सटीक होती है ना लेजर, ऐसे एकदम सीधा, और एकदम पावरफुल भी होती है कि उस लेजर के थ्रू आप सैटेलाइट भी तोड़ सकते हो, कोई मिसाइल भी तोड़ सकते हो। तो लेजर क्या है कि एकदम लाइट का सोर्स है, जो एकदम सीधा और सटीक है, और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर रहती है। दैट्स इट। तो ये लेजर की खोज किसकी वजह से पॉसिबल हुई? तो ये बोसॉन की वजह से पॉसिबल हुई। अगर ये बोसॉन ना खोजा जाता ना, तो कभी भी लेजर की खोज नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कोई लाइट को हम उस तरीके से भेज भी सकते हैं कि वो सीधी एक दिशा में जाएगी। नहीं समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ रट्टा मार लेना कि हाँ भाई, ये बोसोन जैसा कुछ है। वो तो मैंने समझा दिया कि लाइट होती है और ये मास का ग्लूऑन होता है, ठीक है, जो जोड़े रखता है। वो दोनों तो आप समझ गए ना। अभी ये बस प्रिंसिपल को आप समझ लीजिए कि इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी लेजर्स चलती है, लेजर आपको पता है, फिर ट्रांजिस्टर्स चलते हैं, फिर मैग्नेटिक इमेजिंग चलती है, एमआरआई जो हम बोलते हैं ना, MRI। एमआरआई तो नाम सुना ही है ना आपने, मेडिकल में करवाते हैं एमआरआई, वो भी इसी के बेस पे चलती है। अगर ये बोस जी इसको नहीं खोजते तो ये कभी हो ही नहीं पाता था। फिर और क्या क्या हो सकता है, अब खुद दिमाग लगाइए। इतना बड़ा है लेजर, तो लेजर है चलती जो भी चीज है वो सब हो सकती है, राइट। तो आप इसमें एसेट लिख सकते हैं, आप इसमें डिफेंस लिख सकते हैं, आप इसमें मेडिसिन लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के फायदे। फिर एक और चीज क्या हुई थी, इसी की वजह से, बोसोन की वजह से, हमें ये पता चला था कि कोई भी पार्टिकल को आप एकदम ही कूल कर दो, नियर एब्सोल्यूट जीरो,
मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस जितना आप कवर कर दो ना, तो उसका जो फ्रिक्शन होता है ना, मतलब हर एक चीज का एक फ्रिक्शन होता है ना, गुरुत्वाकर्षण और दूसरा घर्षण जो होता है, ठीक है, वो टकराएगा, घिसेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन इसमें नहीं होगा। मतलब आप इतना किसी चीज को माइनस में ठंडा कर दोगे ना, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और इसी की वजह से हमारी बहुत सारी टेक्निक चलती होती है, जैसे कि एक होता है हीलियम 4, वो इसी के प्रिंसिपल के बेस पे ऊपर काम करता है। अभी क्या करता है वो छोड़िए, बट ऐसा होता है। आपको बस याद क्या रखना है इसके अंदर, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था कायदे से। ये देखिए, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को डिस्कस कीजिए हल्का सा, और सत्येंद्रनाथ बोस एंड शो हाउ रिवोल्यूशनाइज्ड फील्ड ऑफ फिजिक्स। मतलब ये कैसे रिवोल्यूशनाइज हो गया, मतलब इससे क्या क्या हो गया फायदे। सबसे पहले इसको डिस्कस आप कैसे करेंगे, इसका भाई नाम क्यों बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है, फिर उन्होंने क्या खोजा था, ये पहला आपका इंट्रो हो गया। फिर क्या उन्होंने खोजा था, उसको वर्क को हमें डिस्कस करना है, तो आप लिखिए उसके अंदर बोसोन। बोसोन है जो कि फोटोन और ग्लूऑन का पार्ट है, सॉरी, फोटोन और ग्लूऑन जिनके पार्ट है। फिर उसके फील्ड में हमें क्या क्या फायदे हुए, तो भाई लेजर वाला चीज आया, फिर सुपर कंडक्टिविटी आया, सुपर कंडक्टिविटी, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, ये हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। फिर एमआरआई आई, ये मेडिसिन फील्ड में चला जाएगा, आपका एक पॉइंट बन जाएगा पूरा का पूरा। ये डिफेंस वाला, लेजर वाला डिफेंस में चला जाएगा, एक पॉइंट आपका बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया वो एकदम ठंडा कर देता है ना, ठंडा करने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर जो नियर फ्रिक्शन हम जीरो कर देते हैं, उसमें हमें फायदा होता है। इसमें एग्जांपल लिख दीजिए कि फ्रिक्शन कम करने में अंदर काम आएगा हमें, जिसका एग्जांपल है हीलियम 4। फिर भाई ऐसी सब चीजें होती है ना, उसका एक क्राइटेरिया ये है कि ऐसी चीजों से हमें हमेशा स्पेस को और अर्थ को और जानने को मिलता है, तो वो भी आप लिख दीजिए कि ये मिलेगा हमें। और फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा कि हाँ भाई, इस तरीके से जो सत्येंद्रनाथ बोस जी ने खोज की थी, उससे हमारे पूरे हमने फिजिक्स को रीशेप कर दिया, अच्छा कर दिया। हम क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंच पाए, क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच पाए, जिसके थ्रू हमने, और हाँ ये आप बॉडी में लिख सकते हो, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। फिर आप लिखिए उसमें अंदर क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपरपोजिशन, ये सब हम बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ याद होगा, नहीं होगा तो भी अब क्या कर सकते हैं। बट ऐसे आप पूरा आंसर लिख सकते हो, आपका इजीली 2 पेज भर जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी हो गया है, हाँ ये है। ये बकवास है कि म्यूनिसिपल फाइनेंस ने आरबीआई के द्वारा रिलीज हुआ है कि म्यूनिसिपल फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। तो भाई ऑफ कोर्स हमारे जो म्यूनिसिपल्स चल रहे हैं उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है। ओके, कितना आ रहा है, तो देखिए जीडीपी के रेवेन्यू का 0.6% जितना आ रहा है, जो कि बहुत कम है। सेंटर का होता है 9.2 और स्टेट का 14.6, ये 1% भी नहीं है। उसका हेवी रिलायंस रिलायंस किसके ऊपर है, तो ट्रांसफर्स के ऊपर है, जो सेंटर या स्टेट उसे पैसा देंगे उसी से म्यूनिसिपल चल रहा है। फिर इंक्रीज है म्यूनिसिपल की बोरोइंग, मतलब पैसा ये उधार लेते ही जा रहे हैं। इवन एक ना तरीका आया है, ग्रीन बॉन्ड जैसा है, ग्रीन बॉन्ड शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड या फिर ग्रीन बॉन्ड, जो कि पहली म्यूनिसिपैलिटी बनी है गाजियाबाद। ये मुझे बस बोरोइंग याद आया तो याद आ गया, तो आप इसको याद रखना, ग्रीन बॉन्ड करने वाली पहली म्यूनिसिपैलिटी कौन थी, तो गाजियाबाद थी। फिर बॉन्ड का हमने देख लिया, जता दीजिए। फिर म्यूनिसिपल फाइनेंसेस के चैलेंजेस क्या क्या है, रेवेन्यू कम है, एडवांसेस कंपनी होती जा रही है धीरे धीरे, अंडर डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट और लो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यस, अभी आप खुद ही सोचिए कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी में क्या अभी तक कोई बॉन्ड आया है जो आपने खरीदा हो, नहीं खरीदा होगा, क्योंकि आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो हमें रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, स्टेट के ट्रांसफर्स को हमें अच्छा करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए कॉस्ट एफिशिएंसीज को, इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे कि ग्रीन बॉन्ड हमने ऊपर देख लिया। फिर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेनी चाहिए, जैसे कि नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल को हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ऑन सोर्सेज मतलब खुद के, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और अदर रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब पैसा आने वाला। टैक्स रेवेन्यू में प्रॉपर्टी टैक्स आ सकता है, वाटर बेनिफिट टैक्स आ सकता है। नॉन टैक्सेस में यूजर चार्जेस, डेवलपमेंटल चार्जेस और अदर रिसिप्ट्स में लीज के ऊपर कोई लैंड दिया है वो आ जाता है। फिर कोई सेल ऑफ रबिश होता है तो वो आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर असाइन रेवेन्यू भी होता है, मतलब उनको एक अलग से दे दिया जाता है कि आप ये ले लेना, ठीक है। जैसे कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स ले लेना, प्रोफेशनल टैक्स लेना है। पर दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो टैक्सेस है ना, ज्यादातर वो सब जीएसटी के अंदर चले गए हैं, तो इनको नहीं मिलता, तो हल्का सा कम मिल जाता है। फिर ग्रांट इन एड, स्टेट या फिर
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू इन्हें मिल जाए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के अंदर। अमृत का आप ये मुझे बता दीजिए क्वेश्चन कमेंट के अंदर, ये जो अमृत है ना, इसका मेन मोटिव क्या है, ये किसके रिलेटेड है, ये स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका वो बताइए। फिर बोरोविंग आप कर सकते हो सेंट्रल स्टेट से और बैंक से, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ यार, ये बोस आइंस्टाइन मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, जो मैंने समझाया उससे, क्योंकि थोड़ा सा बताना हार्ड है ये, क्योंकि आई नो सबका फिजिक्स बैकग्राउंड होता नहीं है, तो उसमें ये मुझे समझाना कि लेजर फोटोन वोटोन, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट यार थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए आप, क्योंकि ये समझने वाली चीज है भी नहीं। सिर्फ समझना क्या है कि ऐसा कुछ है कि जिसके अंदर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक आता है, और जिसके अंदर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आता है, जिसमें ठंडा कर देते हैं, दैट्स इट। बाकी मैं ज्यादा कर नहीं सकता हूँ इसके अंदर कुछ अभी। फायदा बोला है तो आप बस फायदा लिख सकते हैं कि हाँ कि भाई ये खोज होने से ये फील्ड में हमें फायदा हुआ है, दैट्स इट। अभी आप खुद सोचिए कि अगर एनर्जी को हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके कर पा रहे हैं तो फायदा तो होगा, राइट। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज देखते हैं हम। सबसे पहले एक्सरसाइज इन न्यूज। रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हुई है, किसके साथ हुई है, इंडिया इंडोनेशिया के साथ हुई है। फिर दूसरी हमारी हुई है पूर्वी प्रहार, पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, तो पूर्वी प्रहार हुई है, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। ट्राई सर्विस में हम किस किस सर्विस की बात कर रहे हैं, तो आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, तीनों साथ मिलकर एक्सरसाइज की है कि इन फ्यूचर अगर कोई युद्ध की जैसी परिस्थिति आती है और हमें तीनों को एक साथ काम करना है, तो उसके रिलेटेड ये प्रैक्टिस होती है। चलिए आगे देखते हैं। उमंग। उमंग आप खुद ना एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है, और उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स है, मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ना, वो आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे। टू ऑल द सिटीजन पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज मिल जाती है, जैसे कि पासपोर्ट सेवा, पेंशन सेवा, वेदर फोरकास्ट, बहुत कुछ। ये किसने बनाया हुआ है, तो मीटी ने बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया हुआ है, दोनों ने साथ मिलकर। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंसेस। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली इन्होंने 70 मिलियन यूजर का मार्क क्रॉस किया था, और 7 ईयर यूनिवर्सिटी थी, इसलिए न्यूज में था। फिर है डाई एमोनियम फोस्फेट, डीएपी, नाम आपने सुना होगा। एनपीके और डीएपी हमारे मेन फर्टिलाइजर्स हैं इंडिया के अंदर। डीएपी फर्टिलाइजर है, मैंने बता ही दिया। तो अगेन ये क्या काम करता है, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फॉस्फेट नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का काम होता है। ये वाइडली यूज फर्टिलाइजर है, वर्ल्ड में भी मोस्ट कॉमनली यूज है। जो डीएपी है हमारे यहाँ पे कहाँ से कंट्रोल होता है, तो डी कंट्रोल हमने किया है बाय 1992, याद रखने का कुछ जरूरत नहीं, हटा दीजिए। बस डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, वो आप याद रख लीजिए, जिसको हम डीएपी बोलते हैं। और दूसरा होता है एनपीके। फिर भाई ये अच्छी टर्म है, बोरिंग बिलियन। बोरिंग बिलियन ये कौन सा टाइम पीरियड बताता है, तो अर्थ की पूरी हिस्ट्री रही है ना, कि पहले अर्थ भाई आग का गोला थी, फिर ठंडा हुई, फिर गर्म हुई, फिर आखिरी में एटमॉस्फेयर बनने लगा, और फिर हम आ गए। ये पूरी हिस्ट्री है। तो जब अर्थ क्रिएट हुई थी, उसके 1.8 बिलियन से लेकर 800 मिलियन जितना ईयर अगो की जो टाइम पीरियड है, उसको हम बोरिंग बिलियन बोलते हैं। तो बस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि बोरिंग बिलियन का है, तो अर्थ की हिस्ट्री का टाइम पीरियड की बात चल रही है, ठीक है। इसको हम बोरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ मतलब खास ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इस टाइम के ऊपर लो लेवल ऑफ एटमोस्फियर सॉरी ऑक्सीजन था एटमोस्फियर के अंदर, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इतने सारे ग्रो नहीं किए थे। वो सब याद रखने का जरूरत नहीं है, दैट्स इट। कुछ इस टाइम पीरियड की बात है, वही याद रखना है, वो काफी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मील वॉर्म लार्व, मीलवॉर्म लार्वे या फिर मीलवॉर्म लार्व। ये क्या है भाई, तो ये इंसेक्ट है जो कि प्लास्टिक को ईट कर सकता है। अभी इजी प्रॉपर समझिए कि एक इंसेक्ट है जो कि प्लास्टिक को ईट करता है, खाता है, और इसके अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं उसके गट के अंदर, जो कि इस प्लास्टिक को फिर ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब वो पचा लेता है, दैट्स इट। ये कहाँ पे अभी हमें मिला है, तो हमें मिला है ये केन्या के अंदर, ओके। ये फर्स्ट अफ्रीकन नेटिव इंसेक्ट्स है, ओके। और ये पॉलिस्टर को खा सकते हैं। पॉलिस्टर क्या होता है, तो जो हमारे डे टू डे जिंदगी में हम यूज करते हैं ना, जो पैकेजिंग में आता है प्लास्टिक, कि कोई फूड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को जिस प्लास्टिक से पैक किया जाता है, वो पॉलिस्टर होता है। आप ये पहचानते ही होगे। सॉरी पॉलिएस्टर नहीं, पॉलिएस्टरीन, दोनों अलग अलग है, माफ करना। फिर वाटर रूल्स 2024, याद क्या रखना है, ये मीलवॉर्म लार्वा रखिए नाम और उसका काम, वही इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट।
और हाँ, ये कहाँ पे हमें मिलती है LLR, कहाँ पे मिलती है, जो पोल्ट्री रियरिंग हाउसेस होते हैं ना, वहां पे हमें ज्यादा को देखने को मिलती है। फिर वाटर रूल्स 2024, वहां पे क्या बात चल रही है भाई, पहले क्या था कि वाटर एक्ट के अंदर जो भी अगर कोई गुनाह होता था ना, तो उसको हमने सजा मिलती थी। बट अभी उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है कि भाई अभी सजा नहीं मिलेगी, मतलब आपको जेल वेल नहीं होगी, सिर्फ पेनल्टी लगेगी कि आपको इतना पैसा दे देना है, दैट्स इट। इवन जो हमारा बिल आया था ना, जन विश्वास बिल, उसके अंदर भी हमने बहुत सारे जो क्राइम थे उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था और पेनल्टीज डाल दी थी। सेम कुछ यहाँ पे हमने किया है, दैट्स इट। ये क्या फायदा होगा, तो भाई सिटीजन थोड़ा और इजी हो जाएंगे, कंप्लेंस फाइनेंस पैसे भी आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। फिर भाई गाइडेंस फॉर कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग सेक्टर, तो आपको पता होगा जो भी कोचिंग सेक्टर होते हैं ना, कोई बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, वो झूठ मूठ बड़ा फैलाती है कि भाई अर्जेंसी, सीट की अर्जेंसी है, 10-15 सीट ही बाकी है, जल्दी आइए वरना भर जाएगी, या फिर बढ़ चढ़ के बोलती है कि भाई हमारे यहाँ से ही टॉपर निकलता है, ऐसा कुछ। तो उन सबको बंद करने की बात बोली है हमारे किसने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे झूठे क्लेम्स करना वायोलेशन है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। और जो ये CCPA है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू बनाया गया है। ओके, अभी आप याद रखेंगे, ये आप यूज कहाँ पे करेंगे, तो GS4 में यूज करेंगे, कि बहुत अच्छे से आप यूज कर पाओगे। इवन GS2 में भी यूज आ सकता है अगर क्वेश्चन आता है तो। चलिए आगे देखते हैं, स्वस्तिक इनिशिएटिव। देखो स्वस्तिक आपको कुछ ट्रेडिशन जैसा लग रहा है, कल्चरल लग रहा है, राइट, क्योंकि स्वस्तिक वो निशान होता है ना, देखिए यहाँ पे वो स्वस्तिक जैसा निशान भी बना हुआ है, स्वस्तिक का ये निशान होता है, ये हिंदू रिलीजन में आता है। अभी स्वस्तिक ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पे बात भी यही चल रही है, जो जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो कैसे साइंटिफिक है उसको प्रूव करने का काम करता है ये स्वस्तिक इनिशिएटिव। मतलब इस स्वस्तिक इनिशिएटिव के अंदर हम एक बॉडी बनाए हैं, साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोशिएटल ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके जो अंदर लोग होंगे वो यही आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो किस हद तक साइंटिफिक है, दैट्स इट। और ये 17 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा और इसका काम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फिर हमारी आखिरी न्यूज है फिलीपींस की। रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस में दोनों के 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट किया और एक लोगो इनिशिएट किया है, लोगो अनवील किया है, इसलिए न्यूज में था। ओके, फिलीपींस क्या है, तो वही साउथ ईस्ट सॉरी पैसिफिक ओशन की कंट्रीज है, आप उसको जानते हो, हमने 10 बार कवर किया हुआ है, 10 से 50 बार किया होगा। इसकी आजू बाजू की कंट्रीज कौन सी है, देखो यही हमारा कोड है सेम, कि भाई एम सॉरी MLVTC, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, फिर सॉरी म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिर थाईलैंड, कंबोडिया, MLVTC। उसके नीचे आप जाओगे तो MSI फॉर मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पे आता है, टिप पे ऊपर आता है सिंगापुर, और फिर इंडोनेशिया। ओके, ये हो गया इतना, MLVTC, MSI, और फिर लेफ्ट और राइट में क्या पड़ेगा, BP, ब्रूने दारुसलाम और फिलीपींस, दैट्स इट। नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया और पपिया न्यू गिनी हो गया। बाकी इसमें कुछ और काम का नहीं है। साउथ चाइना सी यहाँ पे वो पड़ता है, पैसिफिक ओशन पड़ता है, आपको पता है, फिर सुलू सी पड़ता है, सेलेब सी पड़ता है, ये सब हमने बताया। फिर बाशी चैनल पड़ती है। अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि जो बासी चैनल है ना, बाशी चैनल, ये कहाँ पे पड़ती है और ये किसको सेपरेट करती है बाशी चैनल, और ये भी बताना है कि सुलू सी है वो भी किस कदर पड़ता है और किसको सेपरेट करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना आंसर टेलीग्राम में जरूर भेजना। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, हो सकता है ये बोस आंसर वाला आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो, बट ये दो तो एकदम ईजी है। आपको कोशिश करनी है तीनों के तीनों लिखना, ठीक है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।